हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे प्लाज्मा फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पिंच इफेक्ट इन प्लाज्मा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक ऐसा प्लाज्मा ऑब्टेन करना चाहते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा हो, मिलियन ऑफ डिग्रीज तक उसका टेम्परेचर हो, और अगर आप प्लाज्मा को एक छोटे से वॉल्यूम में कन्फाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा एक स्पेशल इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं पिंच इफेक्ट। ये पिंच इफेक्ट क्या करता है, आइए इसको समझने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब ली है जिसके अंदर हमने प्लाज्मा फिल किया हुआ है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने एक हाई टेंशन बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमने की लगा दी है। जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे तो होगा क्या, इस हाई टेंशन बैटरी से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये करंट जो है वो पल्स करंट होगा जिसकी वैल्यू 10 किलो एम्पियर से लेकर सेवरल मेगा एम्पियर तक होगी। मींस करंट जो है वो काफी ज्यादा रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, होगा क्या उससे, जब यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। तो होगा क्या, जब यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, ये एक सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब है, तो वो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह के कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। अब आप देखिए, जो ऊपर वाला फेस है सिलेंडर का, वहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है और नीचे वाला फेस जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटर कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड बाहर की तरफ निकलेगा, उसे हम यहाँ पर डॉट से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ डायरेक्टेड है अपर फेस में। तो यहाँ पर आप डॉट से इसको शो करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो ये करंट जो है वो प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। और इस फेस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। इट विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड। उसे हम किससे शो करेंगे, उसे हम क्रॉस से शो करेंगे। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस साइन से शो करते हैं। तो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है, किसकी हेल्प से, इस करंट की हेल्प से जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लो कर रहा होगा विद द हेल्प ऑफ दिस हाई टेंशन बैटरी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, क्योंकि प्लाज्मा कंसिस्ट होता है हमारे पास चार्ज पार्टिकल से। प्लाज्मा में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड उन पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसे हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। और यहाँ पर जो लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन होगा वो होगा हमारे पास जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहां पर जे वेक्टर जो है वो करंट डेंसिटी है, बी वेक्टर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगेगी। कैसे लगेगी, इसको समझने के लिए हम अलग से इसको शो करते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये वाली जो डायरेक्शन है हमारे पास करंट की डायरेक्शन, ये हमारे पास जेड डायरेक्शन है, ये वाली, इसे हम जेड डायरेक्शन मानेंगे। और जेड डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम के कैप लेते हैं। तो ये डायरेक्शन जो है वो जेड डायरेक्शन को शो कर रही है, जे वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रही है। ऊपर वाली डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को शो कर रही है, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम आई कैप लेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हम वाई एक्सिस लेंगे, जिसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो जे कैप होगा। अब हम बात करते हैं पहले ऊपर वाले फेस की, ए बी फेस की। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, इस तरह से है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है, प्लस जे कैप डायरेक्शन की तरफ है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी दैट विल बी फोर्स ए बी वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जे वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, जे वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, के कैप डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमने के कैप लिख दिया। बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर बाहर की तरफ है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, मींस यहाँ पर
जो यूनिट वेक्टर होगा वाई डायरेक्शन का वो जे कैप आएगा, और के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है हमारे पास माइनस आई कैप होता है। मींस यहाँ पर जो फोर्स लगेगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऊपर है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगी। मींस फेस ए बी पर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ होगी, इट विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ये हमारे पास एफ वेक्टर ए बी की डायरेक्शन है नीचे की तरफ। अब देखते हैं कि सी डी फेस पर फोर्स नीचे लगेगी या ऊपर लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास जे वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, मींस नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ है, मींस नेगेटिव जे कैप डायरेक्शन की तरफ है। तो यहाँ पर एफ वेक्टर सी डी क्या होगा, जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जे वेक्टर जो है वो के कैप डायरेक्शन में है और बी वेक्टर कहाँ है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, मींस यहाँ पर माइनस जे कैप आ जाएगा, माइनस बाहर ले लो, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है हमारे पास माइनस आई कैप होता है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। मींस यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कहां पर है, ऊपर की तरफ है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगी इस फेस पर वो इस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी। तो मींस यहां पर प्लाज्मा को अंदर की तरफ जो है वो फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा जो है वो कंप्रेस होगा, और इसी कंप्रेशन ऑफ प्लाज्मा को बाय मैग्नेटिक फील्ड जब हम यहाँ पर ह्यूज करंट फ्लो करते हैं इस प्लाज्मा में, इसी कंप्रेशन ऑफ प्लाज्मा को हम बोलते हैं पिंच इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स डायग्राम आपको एग्जाम में ये नहीं बनाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये भी आपको समझाने के लिए था, ये भी आपको समझाने के लिए था। अब स्टूडेंट्स डायग्राम आपको सिर्फ ये वाला बनाना है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिलेंड्रिकल प्लाज्मा कॉलम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो हमने करंट फ्लो करवाया है वो जेड डायरेक्शन में फ्लो करवाया है। तो आपकी करंट डेंसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो जेड एक्सिस के अलोंग होगी, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। तो ये आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर प्लाज्मा जो है वो कंप्रेस होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लाज्मा में अंदर की तरफ जो है वो फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर प्लाज्मा जो है वो कंप्रेस होगा। तो स्टूडेंट्स इस फोर्स के कोरोस्पोंडिंग यहाँ पर एक प्रेशर भी होगा, अगर फोर्स है तो प्रेशर भी होगा। जो प्रेशर यहाँ पर कौन जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो उस प्रेशर को हम मैग्नेटिक प्रेशर बोलते हैं। उस मैग्नेटिक प्रेशर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमें डिराइव करना है। और यहाँ पर पिंच इफेक्ट शो करने के लिए, प्लाज्मा को कंप्रेस करने के लिए आपको कितना करंट यहाँ पर फ्लो करवाना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं पिंच करंट, उसका एक्सप्रेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। और हम लास्ट में देखेंगे कि वो करंट जो है वो मेगा एम्पियर्स की ऑर्डर का होगा। तो स्टूडेंट्स डायग्राम आप ये बनाएंगे, ये सब कुछ आपको समझाने के लिए था। आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे पिंच इफेक्ट इन प्लाज्मा, अ वेरी एफिशिएंट टेक्निक टू प्रोड्यूस अ हॉट प्लाज्मा इज द कंसेप्ट ऑफ पिंच इफेक्ट। अगर आपको हॉट प्लाज्मा प्रोड्यूस करना है जिसका टेम्परेचर मिलियन ऑफ डिग्रीज तक हो, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा पिंच इफेक्ट विथ हाई पल्स करंट ranging from 10 kilo ampere to several mega ampere. A plasma can be magnetically confined and heated to million of degrees. तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सिलेंड्रिकल प्लाज्मा कॉलम में 10 किलो एम्पियर से सेवरल मेगा एम्पियर का हाई पल्स करंट जो है वो फ्लो करवाना होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, प्लाज्मा के चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर लॉरेंज फोर्स अप्लाई करेगा इन द इनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो कन्फाइन हो जाएगा और उसका टेम्परेचर जो है वो मिलियन ऑफ डिग्रीज तक आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म कैसा रहेगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल प्लाज्मा कॉलम इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। जब इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो करवाते हैं सिलेंड्रिकल प्लाज्मा कॉलम में से, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द करंट क्रिएट अ लॉरेंज फोर्स दैट एक्ट्स इनवर्ड्स कंप्रेसेस द प्लाज्मा।
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, जो कि करंट ने प्रोड्यूस की हैं, वो प्लाज्मा पार्टिकल्स के ऊपर लॉरेंज फोर्स लगाएंगी और उस लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होगी, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो कंप्रेस होगा। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ पिंच इफेक्ट। Pinch effect is the compression of electrically conducting medium, that is plasma, by magnetic field when a huge amount of current flows through this conducting medium। तो pinch effect क्या है? Pinch effect है compression किसका? प्लाज्मा का, जो कि एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मीडियम होता है। और ये कंप्रेशन कब होगा? जब आप इस कंडक्टिंग मीडियम में से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो करवाएंगे, जिसका ऑर्डर 10 किलो एम्पियर से सेवरल मेगा एम्पियर तक होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लाज्मा को कंप्रेस करेगा और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं पिंच इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये आपको सब लिखना है, ये डायग्राम बनाना है। इसके आगे आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वो प्लाज्मा को कंप्रेस कर रहा था बाय एक्सर्टिंग लॉरेंज फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इनवर्ड्स। अब उस लॉरेंज फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा, जिसे हम मैग्नेटिक प्रेशर बोलते हैं, उसका एक्सप्रेशन जो है वो हम ड्राइव करेंगे। तो आपको हेडिंग बनाएंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक प्रेशर, जिसे हम पीएम से डिनोट करेंगे। और जब इसका एक्सप्रेशन आप ड्राइव कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पर ही डिपेंड करेगा। तो आप इसको ऐसा मिल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एंड मैग्नेटिक प्रेशर पीएम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ का सहारा लेंगे। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम है। अगर इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आप एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी जे वेक्टर, जिसका एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल प्लाज्मा कॉलम इज गिवन बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग इस सिलेंड्रिकल प्लाज्मा कॉलम से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा बी ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय आर इंटीग्रेशन 0 टू r j ऑफ r प्राइम डी r प्राइम। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे तो ये r प्राइम जो है वो r में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर r प्राइम क्या कर रहा है। जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये r प्राइम जो है वो r में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाहर ले लिया 1 बाय r इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r j r प्राइम डी r प्राइम। यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। ये जो इक्वेशन हमें मिली है इसको अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r वी गेट। तो बी आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में करली बी आर बाय करली r, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट है। और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, u इंटू वी रूल लगाना होगा। पहले हम 1 अपॉन r का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, जो कि होगा -1 अपॉन r स्क्वायर। और ये सेकंड टर्म जो है वो ऐसे ही रहेगी, इंटीग्रेशन 0 टू r j ऑफ r प्राइम डी r प्राइम। सेकंड फंक्शन हमने ऐसे ही रहने दिया, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे r के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन रह जाएगा जे r प्राइम और लिमिट्स यहाँ पर आ जाएंगी 0 टू r। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब म्यू नॉट को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस म्यू नॉट बाय r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r जे r प्राइम डी r प्राइम, प्लस म्यू नॉट को 1 से किया तो म्यू नॉट बाय r आ गया। और जब हम लिमिट्स पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r प्राइम की जगह पहले हम r पुट करेंगे तो j ऑफ r इंटू r आ गया। फिर हम r प्राइम की जगह यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं -1 बाय r म्यू नॉट बाय r इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r j r प्राइम डी r प्राइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, प्लस इस 0 को हटा दीजिए तो आपको मिलेगा म्यू नॉट बाय r j r इंटू r। तो r से r तो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म लिखी है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन इसकी जो वैल्यू है वो b ऑफ r के बराबर है। तो इसकी जगह यहाँ पर हम b ऑफ r पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे
यूजिंग 1 इन 2 वी गेट करली बी आर बाय करली आर इज इक्वल टू -1 अपॉन आर। इस पूरे की जगह हम यहां पर बी आर पुट कर देंगे, बी आर प्लस म्यू नॉट जे आर रह जाएगा। अब हम इस टर्म को इधर ले आएंगे तो म्यू नॉट जे आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास करली बी आर बाय करली आर, ये टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस 1 बाय आर बी आर। तो यहां से जे आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, म्यू नॉट को आप इसके नीचे और इसके नीचे ले जाएंगे, 1 बाय म्यू नॉट करली बी आर बाय करली आर प्लस बी आर बाय आर इंटू म्यू नॉट आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम थर्ड इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब जो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा यहाँ पर वो होगा F वेक्टर इज इक्वल टू J वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर हम F वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें तो आएगा F इज इक्वल टू J ऑफ R इंटू B ऑफ R इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। J वेक्टर और B वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा? J वेक्टर जो है वो हमारा Z डायरेक्शन के अलोंग था और जो हमारा B वेक्टर था वो हमारा Y एक्सिस के अलोंग था। अगर हम ऊपर वाले सरफेस की बात करें AB सरफेस की, तो यहां पर हमारे पास क्या था? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा था, मींस प्लस J डायरेक्शन में था, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा था, मींस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड माइनस J डायरेक्शन की तरफ था। दोनों केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड J वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो F आ जाएगा हमारे पास J ऑफ R इंटू B ऑफ R। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। J ऑफ R की वैल्यू हमारे पास है थर्ड इक्वेशन में, तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 इन 4 वी गेट F इज इक्वल टू J ऑफ R की वैल्यू हमारे पास है 1 बाय म्यू नॉट करली बी आर बाय करली आर प्लस बी आर बाय म्यू नॉट आर, और साथ में मल्टीप्लाई में हमारे पास है बी आर। तो बी आर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, बी आर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी आर बाय म्यू नॉट करली बी आर बाय करली आर आ गया, प्लस इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया बी स्क्वायर आर बाय म्यू नॉट आर। सिंप्लिसिटी के लिए हम बी आर को लिखेंगे बी, ये अंडरस्टूड रहेगा कि बी जो है वो आर का फंक्शन है। तो बी आर जहां जहां लिखा है सिंपली बी लिख दो वहां पर, तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट करली बी बाय करली आर प्लस बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट आर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अब आप लिखेंगे द मैग्नेटिक प्रेशर Pm कोरस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक फोर्स F वेक्टर इज गिवन बाय। इस मैग्नेटिक फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक प्रेशर एक्ट करेगा प्लाज्मा के ऊपर, उसे हम कैसे लिख सकते हैं? उसे हम सकते हैं F इज इक्वल टू करली Pm बाय करली आर। अब ये कैसे आ गया? देखिए स्टूडेंट्स, फोर्स होता है हमारे पास, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। ये फोर्स कौन सी फोर्स है? ये फोर्स है हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड करें मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए, P A अपॉन B आ गया। एरिया को हम लिख सकते हैं क्या? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो L से L गया, B से B गया, तो F अपॉन V जो है वो किसके बराबर आ गया? प्रेशर अपॉन हाइट के बराबर आ गया। मींस प्रेशर अपॉन यूनिट ऑफ डिस्टेंस, H को भी हम डिस्टेंस ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा उसे हम प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर F जो है वो करली Pm बाय करली R होगा। Pm जो है वो R के साथ चेंज होगा, तो हमें यहाँ पर Pm का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है R के रिस्पेक्ट में। सो F कैन बी रिटन एज magnetic force per unit volume can be written as magnetic pressure divided by distance, that is करली Pm by करली R। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। ये भी F की वैल्यू है और फिफ्थ इक्वेशन में भी F की वैल्यू है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग 5 and 6 वी गेट, यहाँ से F की वैल्यू है करली Pm by करली R, और यहाँ से F की वैल्यू है B by म्यू नॉट करली B by करली R प्लस B स्क्वायर by म्यू नॉट R। अब आप क्या करेंगे? इस करली R को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। करली Pm विल बी इक्वल टू B बाय म्यू नॉट करली B बाय करली R इंटू करली R हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर बाय म्यू नॉट R इंटू करली R। तो करली R से करली R जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम Pm की वैल्यू निकाल सके, मैग्नेटिक प्रेशर निकाल सके। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ करली Pm इज इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा B टू करली B, लिमिट्स आएंगी 0 टू B, प्लस 1 बाय म्यू नॉट कांस्टेंट है उसे आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 टू R B स्क्वायर बाय R करली R। B का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा 0 टू B, प्लस इस टर्म को आप ऐसे छोड़ेंगे अभी,
इस आर को आप बी स्क्वायर के नीचे लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा, इस टर्म को आप ऐसे छोड़ दीजिए आप। तो जब आप लिमिट्स पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा तो सिंपली ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट पीएम, यहाँ पर पीएम रह जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, सो पीएम विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट प्लस 1 बाय म्यू नॉट इंटीग्रेशन 0 टू आर बी स्क्वायर बाय आर कर ली आर, ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पीछे प्रूव किया था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि प्लाज्मा जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो प्लाज्मा को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं, प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि इस प्लाज्मा कॉलम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो प्लाज्मा कॉलम के बाहर ही होंगी, अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इसको पेनिट्रेट नहीं करेगी। अगर हम इसे 0 मान लें और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r मान लें तो 0 से लेके r तक कोई भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है 0 टू r बी स्क्वायर बाय r कर ली r, मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेके r तक 0 है, प्लाज्मा कॉलम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये जो टर्म होगी ये आपको 0 देगी। तो आप पहले लाइंस लिखेंगे यहाँ पर, एज प्लाज्मा इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल सो देयर विल नॉट बी अ पेनिट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन इट। प्लाज्मा डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो प्लाज्मा को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, मींस यहां से लेके 0 से लेके r तक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर भी और नीचे भी वो यहाँ पर 0 होगा इस पूरे सिलेंड्रिकल कॉलम में। तो इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन 0 टू r बी स्क्वायर बाय r कर लिया दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी, क्योंकि 0 से r तक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लाज्मा में 0 है, तो ये टर्म जो है वो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो अगर हम इस 8th इक्वेशन को यहाँ पर यूज करें तो आपको क्या मिलेगा, तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 in 7 we get magnetic pressure Pm will be equal to b square by 2 epsilon naught। अगर आप इसको 0 पुट करते हैं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये जो मैग्नेटिक प्रेशर है वो सिर्फ सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर एक्ट करेगा। सिलेंड्रिकल सरफेस की अगर हम इस प्लाज्मा सिलेंड्रिकल कॉलम की रेडियस कैपिटल R मान लें तो यहां पर इस सरफेस के ऊपर और इस सरफेस के ऊपर अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक प्रेशर एक्ट करेगा वो हमने निकाल लिया है Pm, और वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट के बराबर है। तो ये B कहां पर होगा, ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर जिसका रेडियस कैपिटल R है। तो यहां पर आप B को एज अ फंक्शन ऑफ R भी लिखेंगे। तो मैग्नेटिक प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन तो आपने निकाल लिया है। अब अपने देखना है कि पिंच इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इस सिलेंड्रिकल कॉलम में कितना डिस्चार्ज करंट होना चाहिए, जिसे हम पिंच करंट बोलते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा और उसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम उस करंट की वैल्यू निकालेंगे, उस पल्स करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे जो आपको इस सिलेंड्रिकल प्लाज्मा कॉलम में से फ्लो करवाना होगा ताकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके जो इस प्लाज्मा को कंप्रेस कर सके। तो स्टूडेंट्स, उस करंट को हम बोलते हैं पिंच करंट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एक्सप्रेशन फॉर पिंच करंट। इफ वी ट्रीट प्लाज्मा एज अ परफेक्ट गैस देन इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाय। अगर हम प्लाज्मा को एज अ परफेक्ट गैस लेके चले तो आप जानते हैं जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है परफेक्ट गैस के लिए वो क्या होती है, P इज इक्वल टू एन के टी, जहां पर P प्रेशर है। यहाँ पर हम कौन से प्रेशर की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप Pm लगाएंगे। तो n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। Pm का एक्सप्रेशन हमने निकाला था पिछले सेक्शन में जो कि था b स्क्वायर r बाय 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू n के टी। 2 म्यू नॉट को इधर भेज दो तो b स्क्वायर r हमारे पास आ जाएगा 2 म्यू नॉट n के टी। अब मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पर मींस सरफेस ऑफ सिलेंडर पर कितना होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं बायट सावर्ट्स लॉ की हेल्प से, जो कि निकल के आता है b ऑफ r इज इक्वल टू म्यू नॉट i बाय 2 पाई r। तो इस br की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा म्यू नॉट बाय i 2 पाई r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट n के टी। तो यहाँ पर आप स्क्वायर खोलेंगे तो आपको मिलेगा म्यू नॉट स्क्वायर i स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट n के टी। तो एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर को आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन के टी, और एक म्यू नॉट जो यहाँ पर बचा था उसे आप नीचे ले आएंगे म्यू नॉट को, तो आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन के टी बाय म्यू नॉट। ये हमारी स्टार इक्वेशन होगी। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर पिंच करंट। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को 10 की पावर 8 केल्विन ले और जो रेडियस है इस प्लाज्मा सिलेंड्रिकल कॉलम की उसे हम जनरली लेते हैं 0.112 मीटर, और आपको पता है जो परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की म्यू नॉट वो कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर, और जो हमारे पास प्लाज्मा डेंसिटी होती है मिक्स्ड नंबर ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 10 की पावर 18 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल्स पर केल्विन। अगर आप ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आई की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है स्क्वायर रूट ऑफ 1.1 इंटू 10 की पावर 12 एम्पियर स्क्वायर। 1.1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है, और 10 की पावर 12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 की पावर 6 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि जो पिंच करंट होता है वो मेगा एम्पियर ऑर्डर का होता है, 10 की पावर 6 मींस मेगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास पिंच करंट का एक्सप्रेशन और उसकी वैल्यू। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार पिंच इफेक्ट कितने टाइप्स का होता है नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पिंच इफेक्ट। बेसिकली पिंच इफेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिंच इफेक्ट। पहला हमारे पास जेड पिंच जिसे हम जीटा पिंच भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जो हमने पहला डायग्राम बनाया था जो करंट की डायरेक्शन थी यहाँ पर वो जेड एक्सिस के अलोंग थी, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में था, मींस एंगुलर फॉर्म में था। तो यहाँ पर इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं जीटा पिंच। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन अ जेड पिंच कॉन्फ़िगरेशन द करंट फ्लोज अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल प्लाज्मा कॉलम। तो यहाँ पर करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करता है, एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल प्लाज्मा कॉलम के अलोंग फ्लो करता है, मींस जेड डायरेक्शन में फ्लो करता है। द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स विल बी जनरेटेड बाय द करंट कंप्रेसेस द प्लाज्मा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में जनरेट होगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लाज्मा को अंदर की तरफ जो है वो कंप्रेस करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट है आपके पास जेड कैप, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को आप लेंगे यहाँ पर थीटा कैप। तो दूसरे में हमारा केस जो है वो क्या होगा थीटा पिंच। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम एक सोलेनॉइड बनाएंगे। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल प्लाज्मा कॉलम हो गया, इसके ऊपर हमने कॉपर की बाइंडिंग दे देंगे और इन कॉपर बाइंडिंग में से करंट फ्लो करवाएंगे। तो आपको पता है जब आप किसी सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करवाते हैं, इन कॉपर बाइंडिंग में से करंट फ्लो करवाते हैं, तो सोलेनॉइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड होगी, मींस जेड डायरेक्शन के अलोंग होगी, जबकि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, करंट डेंसिटी होगी, वो यहाँ पर अब की बार इन कॉपर वायर्स में से फ्लो करेगा करंट। तो करंट डेंसिटी जो है वो यहाँ पर एंगुलर फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो थीटा कैप हो जाएगा, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जेड कैप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन थीटा पिंच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोलेनॉइडल प्लाज्मा कॉलम इज क्रिएटेड। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हम एक सोलेनॉइडल प्लाज्मा कॉलम बनाते हैं, सिलेंडर लेते हैं, उसके ऊपर कॉपर की बाइंडिंग्स करते हैं, उन कॉपर बाइंडिंग में से करंट पास करवाते हैं। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी जो है वो इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में इन कॉपर बाइंडिंग में से करंट फ्लो करेगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग जेड डायरेक्शन, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में होगा। तो पिंच इफेक्ट जो आपने क्लासिफिकेशन करनी है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से करनी है। अगर आपका करंट जेड एक्सिस के अलोंग है तो आपका जेड पिंच होगा। अगर आपका करंट एंगुलर है, सोलेनॉइड की फॉर्म में है, इस प्रकार से है, तो आपका जो होगा पिंच इफेक्ट वो थीटा पिंच होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास पिंच इफेक्ट इन प्लाज्मा। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू प्लाज्मा फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।